नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेक बाउंस के केस में डिफेंस कैसे करें, अपना बचाव कैसे करें। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि चेक बाउंस का जो मामला है एक आपराधिक मामला होता है। भले ही इसमें पैसे का लेन देन की बात होती है, सिविल नेचर का होता है, लेकिन जब आपका चेक बाउंस हो जाता है तो वह एक क्रिमिनल केस होता है। इसका ट्रायल भी क्रिमिनल केस की तरह चलता है। सीआरपीसी यानी बीएनएसएस के अंतर्गत जो प्रोविजंस दिए गए हैं और एनआईए एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अंतर्गत चेक बाउंस के मुकदमे होते हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अगर आपने चेक किसी को दिया है और आपने कुछ पैसे उनसे लिया है, आपने किसी से कुछ उधार लिया है और उसके बदले में आपने चेक दिया है और सामने वाला व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए चेक में रकम भर के यानी अमाउंट भर के वह बैंक में लगाता है और उसमें वह चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य इसमें होता है कि पर्याप्त बैलेंस न होना। दूसरा होता है सिग्नेचर मिसमैच हो जाता है, या चेक पुराना हो जाता है, या चेक फटा होता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, लेकिन मेन रीज़न जो इसमें होता है वो है इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि फंड की कमी, यानी कि पैसे की कमी, यानी उतने अमाउंट की कमी जितना अमाउंट उस चेक में लिखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है या किसी व्यक्ति से, पर्सनल व्यक्ति से उधार लिया है, तो ऐसे समय में आपको चेक बाउंस से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि जब भी आप लोन ले रहे हैं या किसी व्यक्ति से पैसे उधार ले रहे हैं, वो पर्सनल व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, सखा बंधु जो भी दोस्त को बोल ले, पड़ोसी हो सकता है, काम करने वाला साथ में जो भी आपके साथ काम करता है वो। अगर आप किसी भी ऋण या उधार के बदले में चेक दे रहे हैं तो चेक देते समय कुछ सावधानियों को आप बरतिए। कभी भी इल्लीगल काम मत करिए। हम ऐसा कोई काम आपको नहीं बताएंगे जिससे कि इल्लीगल हो, लेकिन कुछ सावधानियां आप बरतेंगे तो जिससे कि चेक बाउंस मुकदमे से आप बच सकते हैं। देखिए, पहला तो आप काम करिए कि जब भी किसी व्यक्ति को चेक दीजिए तो उसमें डेट और साइन करके जरूर दीजिए। साइन तो होना मस्ट है। बहुत सारे लोग डेट नहीं डालते हैं। डेट डालने यानी कि दिन, दिनांक और जो भी आपका समय है, यानी कि डेट डाल करके उस चेक को दीजिए। इसका फायदा ये होगा कि जिस दिन से चेक जारी होता है, यानी कि आज 1 जुलाई 2025 है और हमने एक चेक भर के आपको दिया है, तो ये 1 जुलाई 2025 से लेकर के 3 महीने तक और मैक्सिमम 6 महीने तक ही यह वैलिड होता है। उसके बाद यह अपने आप ख़त्म हो जाता है, अपने आप यह इसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है। तो चेक भर के ही आप दीजिए। जब भी देना है तो साइन और डेट भर के दीजिए, क्योंकि खाली चेक यानी कि जिस चेक पे डेट नहीं भरी होती है वह असीमित समय के लिए रखी रहती है। तो मान के चलिए किसी का पैसा आप नहीं दे रहे हैं तो 2-3 साल के बाद भी आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकता है। अब इसमें क्या है कि जब भी आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा चाहे बैंक करे, एनबीएफसी कंपनी करे या कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर करता है और संबंधित कोर्ट से या फिर वह व्यक्ति पहले अपने एडवोकेट के माध्यम से आपको एक लीगल नोटिस भिजवाता है, जिस दिन से चेक डिसऑनर होता है यानी कि चेक बाउंस होता है, उससे लेकर के अगले 30 दिनों के भीतर नोटिस भेजना जरूरी है। और अगर वह नोटिस 30 दिनों के अंदर में अपने अधिवक्ता के माध्यम से ऋणदाता भिजवा देता है और वह आपको मिल जाती है, तो जिस दिन वह चेक आपको मिलता है उस दिन से 15 दिन के अंदर में आपको पैसे वापस करने हैं। तो इसमें क्या है कि आपको अगर नोटिस आ गई है तो आपको नोटिस रिसीव कर लेना है।
बाकायदा नोटिस रिसीव कर लेना है। उस नोटिस को रिसीव करने के बाद आप उसका जवाब दीजिए कि सरकार आप हमारे ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा मत करिएगा, हम आपका पैसा अगले महीने लौटा देंगे, हमारे साथ ऐसी गंभीर समस्या चल रही है, आप उसको बाकायदा रिप्लाई करके दे दीजिएगा। तो आप इसमें पैसा नहीं भी देते हैं तो रिप्लाई आपका अगर उसमें कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर इसके बावजूद भी 15 दिन के बावजूद आप उसमें पैसा नहीं देते हैं तो 15 दिन की जो समय सीमा है समाप्त हो जाती है। तो जो ऋणदाता है, ऋण देने वाला व्यक्ति है, उधार देने वाला व्यक्ति है, चाहे वो बैंक हो, NBFC कंपनी हो, चाहे आपका दोस्त मित्र या जिनसे भी आपने लिया है पैसा उधार, वो क्या करते हैं कि आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसमें केस फाइल कर देते हैं। अब चाहे वो CGM कोर्ट फर्स्ट में चले, चाहे उसमें किसी भी फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नीचे कोर्ट नहीं होनी चाहिए, यानी मुंसफ वगैरह इसमें इंटरटेन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का होता है, चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, उसमें वो इंटरटेन होता है। अब वहाँ से आपको बाकायदा वो अपने एडवोकेट के माध्यम से केस फाइल करेगा, उस केस पे उसका बयान होगा और जब बयान से संतुष्ट कोर्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपको समन जारी होगा। तो जब आपको समन जारी होता है तो आप उस समन को इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब समन इग्नोर हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो समन रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद एक समन और आएगा, तो एक समन और दूसरे समन आने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। तो इस बीच में भी आपके पास अगर पैसा हो जाता है, पैसे की बंदोबस्त हो जाती है, तो आप जा कर के ऐसा आप एक एप्लीकेशन दे करके, अगर बैंक का लोन है तो बैंक के साथ आप सेटलमेंट कर लीजिए, या फिर आप उस व्यक्ति से जिससे पैसा आपने लिया है उसको सेटलमेंट की बात कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, आपके खिलाफ NIA एक्ट में कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अगर दूसरा समन आता है तो फिर आप इस समन पे अपीयर हो जाइए, अपना एक एडवोकेट आप खड़ा कर दीजिए, उस पर एक आप 2 महीने का डेट ले लीजिए। जब आप 2 महीने का अगला डेट ले लेते हैं कि सरकार हमारे को इसमें जवाब फाइल करना है, यानी आपका एडवोकेट जा कर के कोर्ट में बोलेगा कि हमको इसमें जवाब फाइल करना है, तो आपके पास और 2 महीने मिल जाएंगे पैसा इकट्ठा करने का। जब डेट आएगी तो वहाँ पे आप अपने एडवोकेट के माध्यम से कह दीजिएगा कि सरकार हम इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास उस समय पैसा नहीं था लेकिन आज हमारे पास थोड़ा बहुत जो पैसा है, हम चाहते हैं कि हमारे मामले को लोक अदालत में भेज दिया जाए और हम वहाँ सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने मामले में चेक बाउंस जैसे मामले में खुद का बचाव कर सकते हैं, खुद का डिफेंस कर सकते हैं। चेक बाउंस एक प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, यानी कि आपराधिक केस होता है, समरी ट्रायल होता है, तो आप इसको बहुत ही हल्के में मत लीजिए। कभी कभी इसमें बहुत ही नुकसान देखने को मिलता है। हालांकि चेक बाउंस के मुकदमे में किसी भी स्टेज पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर समझौता हो सकता है, यहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों ये था चेक बाउंस के ऊपर डिफेंस। आपके जो भी प्रश्न होंगे आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है व्हाट्सअप, आप वहाँ पर अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी फीस पे करके आप अपना लीगल सॉल्यूशन ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।